यहाँ आपको ध्यान देना है एवोपोरेशन। ये एवोपोरेशन क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं, एवोपोरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। मतलब लिक्विड का वाष्प या वेपर बन के उड़ जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो यहाँ आपको केवल आप ध्यान देखें, यहाँ इसको देख लीजिए, दिस फिनोमेनन ऑफ चेंजेस ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एवोपोरेशन। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड में जो लिक्विड चेंज होता है किसमें, अपने वेपर बना के गैसियस स्टेट में बदलना चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब लिक्विड जो कि स्टार्ट होता है गैसियस स्टेज में बदलना, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन उस टेम्परेचर के लिए एक बॉन्डिंग है क्या, कि वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे मतलब 99 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंडीशन कहलाती है एवोपोरेशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से ये लाइन पढ़ लेना है, दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। फिर यहाँ बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं या एवापोरेशन पे अपना असर डालते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाए, एवापोरेशन की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो बढ़ जाए या घट जाए। तो एवापोरेशन को जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, ये जो भी फैक्टर्स हैं तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि एवोपोरेशन बढ़ता कब है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज्ड विथ, जब एवोपोरेशन, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एवोपोरेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है, उसकी पहली आवश्यकता क्या है या किन कंडीशन में ये बढ़ सकता है। पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें तो एवोपोरेशन ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस किसी भी लिक्विड को हम किसी टेम्परेचर पे अगर हम गर्म करना शुरू करते हैं तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवोपोरेशन भी उतना ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी को हम जितना कम करते जाएंगे एवोपोरेशन उतना ही बढ़ेगा। एक पॉइंट और आता है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एवोपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये एवोपोरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, जब हम, आपने देखा होगा कपड़े धोने के बाद उनको जब बाहर हम धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो अपने आप सूख जाता है। तो उसका जो पानी है वो उसका क्या होता है, जैसे ही वो धीरे धीरे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है वो उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी एवोपोरेट हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, वो हमारे कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो तालाब, नदियाँ, झीलें, इनका पानी कम हो जाता है या ये सूख जाती हैं। तो ये क्या है, ये पानी कहाँ चला जाता है, टेम्परेचर को लेके ये पानी एवोपोरेट हो जाता है और वो चीज़ें सूख जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम, या फिर क्या होता है कपड़े, जैसे आप ज़्यादा हवा चले, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। आपने देखा होगा आप बाथिंग करके नहा के जब बाहर आते हैं और हवा में बैठ जाते हैं या फैन ऑन कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर का जो पानी है, जो हमारा शरीर गीला होता है वो भी सूख जाता है। तो ये जो पानी क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है।
तो विंड स्पीड भी एक फैक्टर है एवोपरेशन को बढ़ाने के लिए। और सरफेस एरिया, जितना खुला आप एरिया उसको मिलेगा सरफेस, उतना ही ज़्यादा एवोपरेशन होगा। जैसे अगर आपने देखा होगा घर में गिलास होता है, गिलास का जो ऊपर का आप सरफेस देखेंगे ज़्यादा होता है, उसमें आप पानी भर के रख दो, और जो लोटा होता है वो देखा होगा आपने, नीचे चौड़ा होता है, उसका जो लेकिन माउथ होता है वो उसकी अपेक्षा थोड़ा सकरा होता है या कम होता है, तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। अगर हम दोनों को रखेंगे धूप में तो आप देखेंगे कि एवोपरेशन जो होगा वो गिलास में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो एवोपरेशन को अट्रैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। पहला है एक तो हम कह सकते हैं हवा की स्पीड, विंड स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो एवोपरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो भी एवोपरेशन बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया को भी हम इंक्रीज़ करते हैं तो एवोपरेशन बढ़ता है। तो ये 3 फैक्टर हो गए जो आपको ध्यान रखना है। एक और होता है ह्यूमिडिटी, ये जितना कम होगा उतना ही एवोपरेशन बढ़ेगा। ओके, यहाँ इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे क्लियरली समझ लें। कुछ क्वेश्चंस इसी से बिलोंग करते हैं। जैसे गर्मियों में हम, यहाँ आपको मिलेगा भी, गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं या लाइट कलर के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, ये सारी चीज़ें के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनना है। क्या है, हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग, कैसे जो एवोपरेशन है या वाष्पीकरण है वो ठंडेपन का या कूलिंग का कारण होता है। तो यहाँ आप देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ के वातावरण से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, और फिर क्या करते हैं, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपरेशन, और एवोपरेशन के द्वारा ये अपन क्या करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, लॉस्ट करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, इसके ही कारण हमारे सराउंडिंग्स जो होते हैं वो ठंडा हो जाता है, हमारा जो आजू बाजू का वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एवोपरेशन कॉज कूलिंग। और बच्चों बहुत ज़रूरी होता है कि, और मैं तो कहूँगा जब भी आप किसी लेसन को पढ़ना या समझना स्टार्ट करते हैं तो जो लेसन के लास्ट में ये जो होता है ना, व्हाट यू हैव लर्नड, इनके पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लेसन को रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो हमें सहूलियत होती है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम व्हाट हैव यू लर्नड को पढ़ें। तो इसके एक एक पॉइंट को हम पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने, और इसी चैप्टर में से कुछ हम आपको ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर आपको अपने मन से कॉपी नहीं करना है। जो आपने सुना है, समझा है, उसी हिसाब से आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके इसके आंसर्स लिखने हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है हम आपको बताएंगे, पहले हम आपको ये पॉइंट क्लियर कर दें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। आपको पता है, यही हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। सेकेंड देखो आप इसका पॉइंट, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे चारों तरफ जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वो 3 ही स्टेट में आपको दिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। थर्ड है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस। अब यहाँ आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे कि सॉलिड स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में गैसेस में होता है। फोर्थ पॉइंट है, द स्पेस इन बिटवीन द constituents particles and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solids
इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में हमने जो पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है और गैस में मिनिमम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। अब आती है बात स्पेस की, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनके बारे में हम कहें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो यहाँ गैसेस में कंडीशन है वो यहाँ सॉलिड में हो जाती है, तो हम कह सकते हैं मिनिमम इन सॉलिड। क्या मिनिमम इन सॉलिड? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड में मिनिमम होता है, बहुत क्लोजली टाइट होते हैं, इसलिए हम सॉलिड को ना दबा सकते हैं, उनका शेप भी क्लियर होता है, डेफिनेट होता है। और मिनिमम सॉलिड में होता है स्पेस पार्टिकल्स के बीच में और मैक्सिमम गैसेस के बीच में, इसलिए गैसेस हमें दिखती नहीं है। बट जो लिक्विड में सेम ही है, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट था वैसे ही लिक्विड में भी है। ठीक है, फिर है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब ये कि जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनमें ऑर्डर्ड होता है, एक ऑर्डर में जमे होते हैं पार्टिकल्स। और लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स की लेयर्स हैं वो स्लिप हो जाती हैं, स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए लिक्विड बहता है। जबकि गैसेस में क्या होता है, while the gases there is no ordered particles just move about randomly। गैस में क्या होता है, कोई ऑर्डर में नहीं जमे होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, स्लाइड रैंडमली स्लाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है, और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स का अदर स्टेट्स में वो भी आपको बता दिया गया है। फिर है द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टिबल, आपस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। जो लिखा ना, स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब कहने का ये है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट होती है मैटर्स की, वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं अगर हम उनके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या गैस लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में चेंज होता रहता है आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक सॉलिड स्टेट वाला मैटर डायरेक्टली गैसियस स्टेट को प्राप्त कर लेता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। हमने आपको एग्जांपल दिया था, अब जैसे पानी है या बर्फ़ है, बर्फ़ पहले पिघलेगा, लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, फिर उसके बाद वो गैसियस स्टेट में जाएगा। लेकिन नेफ्थॉल या कपूर एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, ना कि लिक्विड। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। फिर डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये है कि डिपोजिशन हम कह सकते हैं वो प्रक्रिया है जिसमें जो गैसियस स्टेट का मैटर है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। फिर है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनॉन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क या होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग यानी उबलना या खौलना, ये क्या है, ये वो है जिसमें पार्टिकल्स बल्क में या पूरे के पूरे लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर है एवोपरेशन। एवोपरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनॉन। एवोपरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो केवल सरफेस पे ही होती है, यानी ऊपरी सतह पर ही होती है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो यहाँ केवल ध्यान देने वाली एक ही बात है कि एवोपरेशन सरफेस पे होता है, और ये क्या होता है, एनर्जी को सरफेस पे गेन करता है, और जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें प्रेजेंट होता है लिक्विड में वो चेंज हो जाता है और लिक्विड वेपर स्टेट को प्राप्त कर लेती है। द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी
एंड द विंड स्पीड। ये हम आपको बता चुके थे कि एवोपरेशन को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एवोपरेशन की प्रक्रिया घट जाती है या बढ़ जाती है। तो उसके लिए 4 ही फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है, एक विंड स्पीड है और एक एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, ये कल कई बार फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट आंसर में आ जाता है, इसको ध्यान रखना। एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, ठंडेपन का कारण एवोपरेशन होता है। अब एक आता है लेटेंट हीट। बच्चों आपको पता होना चाहिए हर एक मैटर में एक एनर्जी होती है, अपने आप में एक एनर्जी उसमें होती है। तो उस जो उसमें इनबिल्ट होती है एनर्जी उसको हम लेटेंट हीट कह सकते हैं। तो लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लें। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी कहना चाहिए किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, मैंने हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कह रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि किसी 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर वेपर में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अब जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं और चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चंस हैं वो आपको हम PDF के माध्यम से भेज देंगे। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ सब्लिमेशन एंड व्हाट इज़ एवोपरेशन। 2 क्वेश्चंस आपको हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। थैंक यू।